हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो केवीएस 2025 एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर केवीएस, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, सो दिस वीडियो विल हेल्प यू। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हम यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे जो आपका ऑनलाइन पेपर पूछा गया था, और इसके अंदर हम यहाँ पे आज सेट नंबर 5 को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने 4 वीडियो हमने लाइव सेशंस के थ्रू पहले वीडियो ली है, और मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी इन केस आप अगर देखना चाहते हैं। अगर आप ऑनलाइन जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं अगर वो आप देखना चाहते हैं टू गेट द आइडिया अबाउट द पैटर्न ऑफ दिस एग्जाम, सो यू कैन वॉच। ठीक है, सो आई विल गिव यू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक आउट लेटर। चलिए फिर शुरू करते हैं आज इस क्लास को हम लोग। तो इंग्लिश के जो आपके प्रश्न पूछे गए थे, तो प्रत्येक पेपर को यहाँ पे मैंने उठाया है। आज का जो हम पेपर कर रहे हैं ये हम पीआरटी का कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहली बात, अगर आप टीजीटी, पीजीटी की भी तैयारी अगर केवीएस पे कर रहे हैं तो इंग्लिश पोर्शन आपका सेम पूछा जाएगा। थोड़ा बहुत क्वेश्चन में वेरिएशन आपको दिखेगा, अदरवाइज सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि इंग्लिश का जो सिलेबस पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है सभी लेवल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जो आपके प्रश्न जिस क्रम में पूछे गए थे उसको हम कवर कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपका पूछा गया था कि जो सिमिलर मीनिंग है एडोरेशन का, उसको आपको बताना है। तो एडोरेशन का सिमिलर मीनिंग क्या होगा? लाइकिंग होगा, वर्शिप होगा, एडमिरेशन होगा या रिस्पेक्ट होगा। सो हमें क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन का किसी को अडोर करना एक तरह से क्या हो जाएगा? यहाँ पे वर्शिप करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट हो जाएगा। और बाकी हम लोग यहाँ पे जब सिनोनिम एंटोनिम करते हैं तो काफी ज्यादा वास्ट होता है और केवीएस में ये पूछा जाता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हम लोग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, जितना हो सके हम लोग सिनोनिम एंटोनिम को कोशिश करें कि वो हमें जनरल हमें आइडिया हो इन सारे वोकैबुलरी वर्ड्स का। तो आगे देखते हैं। वर्शिप इसका आंसर था। एडोरेशन रेफर्स टू डीप लव। जब हम किसी डीप लव की बात कर रहे हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट गिविंग रिस्पेक्ट टू पीपल, या हम किसी डेटी को हम अगर बहुत ज्यादा उसको वर्शिप करते हैं जैसे, तो वर्शिप का एडोरेशन सिमिलर हो सकता है। बाकी लाइकिंग मतलब किसी को प्रेफरेंस देना, सिनोनिम हो जाएगा। फॉन्ड किसी चीज के प्रति फॉन्ड होना, लाइक करना किसी चीज को या किसी चीज के प्रति अफेक्शन होना। अगर हम लाइकिंग का ऑपोजिट देखें तो डिसलाइक करना, हेट्रेड करना या फिर एवर्जन भी हो सकता है। एडमिरेशन का मतलब होता है गिविंग एप्रिसिएशन, किसी को एप्रिशिएट करना, एस्टीम या अप्रूवल देना। एंटोनिम हो जाएगा किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना या फिर डिसडेन करना। तो इस तरह के सिमिलर वर्ड्स अगर आपको दिखेंगे तो वो एंटोनिम हो जाएगा एडमिरेशन का। उसके बाद रिस्पेक्ट मतलब ऑनर, रिगार्ड और रिकग्निशन। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? आपका डिसरिस्पेक्ट या कंटेम्प्ट या किसी को इंसल्ट करना। तो इनमें से काफी ऐसे वर्ड्स होंगे जो ऑलरेडी आप जानते भी होंगे। मैंने सिर्फ इसको इस वजह से ऐड किया सो दैट आपका जो वोकैबुलरी पार्ट है वो इस तरह से इंक्रीज हो। और दिस इज द ओनली वे इन विच यू कैन जस्ट बिल्ड योर वोकैबुलरी। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनको याद करने का कोई ट्रिक नहीं है। आप जितने क्वेश्चन करेंगे उतना आपको हेल्प होगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन पे आते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन था कि आपको ऑपोजिट बताना है ऑन द गिवन वर्ड। तो ये जो आपका गिवन वर्ड है विजिलेंट, विजिलेंट का क्या होगा? वैल्यूएबल ऑपोजिट है, केयरलेस है, स्लो है या फिर यूजलेस है। तो विजिलेंट का ऑपोजिट मीनिंग होता है बीइंग केयरलेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। सो आइए देखते हैं इसके बारे में और। तो केयरलेस यानी विजिलेंट मींस बीइंग वॉचफुल और अलर्ट और अटेंटिव। तो विजिलेंट का मीनिंग बेसिकली होता है कि आप बहुत अलर्ट है किसी चीज को लेके, आप बहुत अटेंटिव हैं। तो ऑपोजिट क्या बना है इसका? केयरलेस बना। हमसे ऑपोजिट पूछा था तो विजिलेंट हो गया। ठीक है, अब वैल्यूएबल का सिनोनिम है प्रेशियस, कोई चीज वर्दी होना या कोई चीज इंपॉर्टेंट है यानी वो वैल्यूएबल है। अगर ऑपोजिट देखें तो वर्थलेस। वैल्यूएबल का उल्टा हो जाएगा वर्थलेस, यूजलेस और कोई चीज जो इनसिग्निफिकेंट है। स्लो का स्लगिश, स्लो का सिनोनिम हो जाएगा स्लगिश या डिलेड, धीरे धीरे, अनहरिड, बहुत जल्दीबाजी में ना किया जाने वाला। स्लो का एंटोनिम
अगर हम देखें तो फास्ट, क्विक और स्पीडी। यूजलेस का वर्थलेस या फुटाइल, फुटाइल बहुत पूछा जाता है, इनइफेक्टिव। ये सब क्या है, सिनोनिम है यूजलेस के। एंटोनिम पूछेंगे तो यूजफुल, बेनिफिशियल और वैल्यूएबल। ठीक है, सो दीज आर सम वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ठीक है, सो आई हैव मेड अ होल प्लेलिस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपको पूरा देखना है, इंग्लिश ग्रामर आपको पूरा अगर साथ के साथ तैयार करना है अभी से, तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। सो यू ऑल कैन चेक आउट। कॉमन प्लेलिस्ट है जनरल ग्रामर की, KVS, DSSB, NVS, EMRS सबके लिए, तो यू कैन वॉच दैट। ठीक है, इसमें पूछा जाता था कि वाई का आपको क्या बताना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है कि वाई जो है वो एज अ एडवर्ब यूज हुआ है, प्रोनाउन यूज हुआ है, वर्ब या फिर ये एडजेक्टिव यूज हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो वाई जो है कि वाई डोंट यू सेलिब्रेट योर सक्सेस। अब यहाँ पे वाई को हम एडवर्ब की तरह भी यूज करते हैं, हम यहाँ पे एज अ प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मोस्ट हमारा जो आंसर है, जो मोस्ट एप्ट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोनाउन बनेगा, बिकॉज हमने यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाई जो है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो इंटेरोगेटिव हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाई डोंट यू सेलिब्रेट योर सक्सेस, तो इंटरोगेटिव है। इसके अलावा एडवर्ब की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं, तो देखते हैं कि कहाँ पे हम इसको कर रहे हैं। देखो व्हाई का यूज हम कैसे करेंगे। पहले तो एडवर्ब के रूप में कर सकते हैं, जैसे व्हाई आर यू लेट। अब व्हाई जो है क्या कर रहा है, आर को मॉडिफाई कर रहा है। जो आपका एडवर्ब होता है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी कि जो वर्ब है यहाँ पे इसको मॉडिफाई करने वाला या इसके बारे में जो जानकारी है वो दे रहा है या उसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, व्हाई आर यू लेट, तो ये आर वर्ब जो है उसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, सो ये एडवर्ब है। प्रोनाउन क्या है, टेल मी व्हाई यू लेफ्ट, तो ये प्रोनाउन कब होगा, जब ये एज ए नाउन एक्ट करेगा या फिर कोई रीजन यहाँ पे जब देने का भाव होगा, या एज ए सब्जेक्ट बेसिकली यूज किया जाता है। एज ए कंजंक्शन व्हाई कब यूज होगा, जब हम कोई भी दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं, जैसे आई डोंट नो व्हाई ही इज अपसेट। तो आप देखेंगे यहाँ पे दो क्लॉजेस हैं, इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने वाला क्या है, व्हाई। तो व्हाई का फंक्शन यहाँ क्या है कि व्हाई एज ए कंजंक्शन यहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे वी कैन यूज एज मल्टीपल, हम एक ही वर्ड को अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो आंसर था इसका प्रोनाउन, वाई को हमने एज अ प्रोनाउन यूज किया है, इंटरोगेटिव है। नेक्स्ट है द शॉर्ट किल्ड द मैन ईटर। अब यहाँ पे वॉइस है, तो मैंने जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि मैंने वॉइस की वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट है पूरी, और प्लीज करिएगा इसको वॉइस को, क्योंकि आपके 3 से 4 क्वेश्चन वॉइस के आ रहे हैं, नरेशन के आ रहे हैं। तो उस प्लेलिस्ट को देख लोगे तो आपका वॉइस चैप्टर जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। देखो जब भी हम एक्टिव को पैसिव बनाते हैं तो एक सिंपल सा रूल होता है कि हमारा जो पैसिव होता है वो बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं। हमेशा पैसिव में आप वर्ब को चेंज करते हैं, बाकी सारी चीजें सेम रहती है। मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, और हमारी वर्ब चेंज होती है। जैसे यहाँ पे है कि द शॉर्ट किल्ड द मैन ईटर, तो यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है द मैन ईटर। द शॉर्ट क्या है यहाँ पे, शॉर्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है जहाँ पे आर्टिकल यूज हो रहा है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, मैन ईटर ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट बन गया यहाँ पे, वॉज किल्ड आया यानी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी की फॉर्म यहाँ पे क्या यूज हुई है, वॉज क्यों यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये पास्ट टेंस में था। द शॉर्ट किल्ड, तो पास्ट टेंस से तो हमने यहाँ पे वॉज लगाया। बी की फॉर्म पास्ट टेंस में जो पास्ट सिंपल होता है उसमें वॉज आती है। ठीक है, और बी की थर्ड फॉर्म यानी कि आपने जो किल जो आपने यूज किया है, किल का किल्ड हो जाएगा ना, तो सिंपली हम किल्ड ही यूज करेंगे, उसके बाद बाय लगाएंगे और फिर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे। तो बड़ा सिंपल है ये इसको करना, और थोड़ा सा रूल का ध्यान आपको केवल रखना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम हमेशा पैसिव बनाते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नहीं समझ आया तो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो। आई एम श्योर कि आप लोग देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, तो रेफर कर सकते हो उसको।
तो ये है आपका चार्ट जो मैं भी एक्सप्लेन कर रही थी कि पैसिव में मैंने जैसे बोला कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम चेंज करते हैं। तो अगर एक्टिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट में दिया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करके कोई भी सेंटेंस दिया है एसईएस का यूज करके, तो हम यहाँ पे इजएमआर लगाते हैं, यानी कि जो बी की फॉर्म होगी वो इजएमआर होगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। बाकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना, आई थिंक ये तो पता होगा बेसिक, ठीक है। फिर ऐसे ही आगे जितने भी रूल्स आप देख रहे हो, अगर हम यहाँ पे पास्ट की बात करें तो V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, इसके साथ वाज अगर आ गया, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया तो वाज यूज हुआ था वहाँ पे। फिर यहाँ पे आप फ्यूचर टेंस में देखेंगे तो मॉडल वर्ब के साथ हमारा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। इजएमआर के साथ भी बीइंग आता है हमारा बी की फॉर्म। तो ये सब आपके बेसिक रूल है प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन आया था। तो आपका वॉइस अगर आप केवीएस कर रहे हैं तो वॉइस और नरेशन जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन था कि ललिता सेड आई कैन कुक अ क्विक मील। अब यहाँ पे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमको चेंज करना है, ठीक है। तो देखो इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ हमारे स्टेप्स होते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम करते हैं, नरेशन करते हैं, तो वहाँ पे टेंसेस में भी चेंज होते हैं। वॉइस में हम टेंस चेंज नहीं कर रहे थे, केवल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे थे। बट यहाँ पे टेंस में आप चेंज करोगे, एज वेल एज प्रोनाउन में चेंज करोगे, आप कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स में चेंज करोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या था हमारा, ललिता सेड दैट आई कैन, तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाता है। जैसे मैंने बोला कि कुछ हम वर्ड्स में चेंज करते हैं, तो कैन का कुड हो गया। तो कुड वाला देख लो कहाँ पर है, 2 ऑप्शन में कुड दिया है, यहाँ और यहाँ। बाकी ये गलत हो गया क्योंकि कैन का कैन नहीं होता है, कैन का कुड हो जाता है। तो ललिता टोल्ड होगा, सेड का टोल्ड में चेंज नहीं होगा, ठीक है। सेड टू हमेशा जो होता है वो सेड टू टोल्ड में चेंज होता है। तो यहाँ पे आएगा ललिता क्लेम्ड दैट, वो क्लेम कर रही है कि शी कुड कुक अ क्विक मील। अब यहाँ पे कैन का क्या हमने किया, इसको कुड कर दिया। सो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए बी, ठीक है। तो ये आपका नरेशन से क्वेश्चन था। इसमें आपको बेसिक रूल्स की जरूरत है। जैसे यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो प्रोनाउन में भी चेंज करते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जैसे यहाँ पे आई है तो आई के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, शी कर दिया यहाँ पे ना, तो प्रोनाउन में हम चेंज करते हैं। उसके बाद वर्ब के टेंस में चेंज करेंगे, जैसे कैन प्रेजेंट टेंस है तो कुड हो जाएगा पास्ट में, इनडायरेक्ट में। सेड का हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लेम करेंगे, बिकॉज वो कोई स्टेटमेंट में एबिलिटी की बात कर रही है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, क्लेम यूज किया, ठीक है। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मीनिंगफुल सेंटेंस में अरेंज करना है। तो मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैं सीधा यहाँ पे डायरेक्ट आंसर डिस्कस करूंगी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सो देखो, पहला है कि ग्रामेटिकली करेक्ट हमें अरेंज करना है। तो गिवन वाज द प्लान सपोर्ट होल हार्टेड। तो पहले तो हमारा आपको पता है एक सिंपल सा पैटर्न होता है कि पहले एक सब्जेक्ट आएगा हमारा, उसके साथ हमारी वर्ब आएगी और प्लस हमारा फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये एक सेंटेंस का सिंपल पैटर्न होता है। तो कोशिश करो कि आप सब्जेक्ट और वर्ब को पहले ढूंढो कि क्या सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे गिवन है तो गिवन क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए वाला तो आप हटाइए, गिवन सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। उसके बाद है was सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होगा, ये भी नो, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, द प्लान हो सकता है, आर्टिकल है ये, तो ये हो सकता है कि आर्टिकल है, तो हम यहाँ पे नाउन के साथ आर्टिकल यूज कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट है। तो क्या होगा, द प्लान सी होना चाहिए फर्स्ट। सो द प्लान, उसके बाद was given होल हार्टेड सपोर्ट। तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा सा मीनिंगफुली अगर देखें तो इसको आप अरेंज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है राम डिड नॉट लाइक यू गोइंग देयर। अब यहाँ पे एरर हमें बताना था। तो राम डिड नॉट लाइक यू गोइंग देयर। तो यहाँ पे आप देखेंगे राम डिड नॉट लाइक, डिड के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, लाइक, ठीक है। डिड नॉट, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, पास्ट भी है, तो ये ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे राम डिड नॉट लाइक गोइंग जो है, यहाँ पे हमने इसको एज ए जेरेंड यूज किया है, ठीक है। एज ए जेरेंड जब हम यूज करते हैं तो इसके साथ यू नहीं आएगा हमारा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में योर गोइंग हो जाएगा, ठीक है। राम डिड नॉट लाइक योर गोइंग, बिकॉज यहाँ पे एज ए नाउन ये यूज हुआ है, तो पॉजिटिव प्रोनाउन यूज होगा। योर जो है यहाँ पे क्या है, आपका पॉजिटिव
प्रोनाउन है जो जेरेंट के साथ यूज होता है। जेरेंट क्या होता है? जो आईएनजी आपके वर्ड्स होते हैं कुछ जो एज अ नाउन एक्ट करते हैं, नाउन एज अ नाउन एक्ट करते हैं और एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हम इनको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी, जहाँ पे एरर था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आई कुड रीड द डैश द लाइंस दैट यू डोंट लाइक दिस जॉब। आई कुड रीड इनटू द लाइंस, थ्रू द लाइंस, बाय द लाइंस और बिटवीन द लाइंस। तो प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बेसिकली फ्रेजेस से भी रिलेटेड ये हो सकता है। तो कई बार हम बोलते हैं ना आई कैन रीड बिटवीन द लाइंस, एक आपने फ्रेज सुना होगा कि रीड बिटवीन द लाइंस, तो यहाँ पे वही आंसर होगा इसका, रीड बिटवीन द लाइंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपको पूछा था कि कल्पना इज इंडेटेड डैश मी। सो कल्पना इज इंडेटेड क्या हो जाएगा? टू मी। ऑप्शन नंबर सी है, सिंपल सा था यहाँ पे आंसर। क्यों होगा यहाँ पे? क्योंकि जब हम किसी को रेफर कर रहे हैं, यानी कोई किसी ऑब्लिगेशन या किसी ग्रैटिट्यूड को शो कर रहा है, तो वहां पे हम टू यूज कर रहे हैं। जैसे आई एम इंडेटेड टू माई टीचर फॉर हर गाइडेंस, तो यहाँ पे हम टीचर के प्रति ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, तो हमने क्या लगाया यहाँ पे? टू प्रेपोजिशन का यूज किया है। नेक्स्ट है रामलाल वॉज प्रोवाइडेड डैश फूड फॉर 1 month। तो रामलाल वॉज प्रोवाइडेड फॉर फूड, विद फूड, ऑन फूड या ऑन टू। तो ऑन टू, ऑन हम गति जब हम बात करते हैं, कोई चीज मोशन में है तो हम ऑन टू लगा सकते हैं, कोई चीज सरफेस पे है तो हम ऑन लगाते हैं, है ना। फॉर का मतलब होता है के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम प्रोवाइडेड के साथ क्या यूज करेंगे? हमेशा प्रोवाइडेड के साथ विद ही यूज किया जाता है। सो प्रोवाइडेड विद फूड, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा राइट। अब यहाँ पे विद, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं कि शी वाज प्रोवाइडेड विद ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, द स्कूल प्रोवाइडेड स्टूडेंट्स विद। तो प्रोवाइडेड के साथ ऑलवेज हम विद ही यूज करते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर था ऑप्शन 2। नेक्स्ट था दिस प्लान विल गो डैश विद द फार्मर्स। दिस प्लान विल गो डाउन, अप, इन या इनटू। तो दिस प्लान विल गो क्या होना चाहिए इसमें? तो जब हम किसी प्लान को एग्जीक्यूट करने की बात कर रहे हैं, कि जब भी कोई प्लान जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, सो इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए राइट? एक बार सोच के बताएंगे क्या इसका आपको करेक्ट लग रहा है। ओके, सो द प्लान विल गो क्या होगा? गो डाउन विद द फार्मर्स। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो गो डाउन विद का मतलब होता है कि किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना या रिसीव कर लेना। जैसे द न्यू रूल विल गो डाउन वेल विद द स्टूडेंट्स। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट है ही गेव डैश दैट ही कैन नॉट सक्सीड। ही गेव अप, गेव इन, गेव आउट या गेव ऑफ। तो यहाँ बोल रहा है कि दैट ही कैन नॉट सक्सीड, वो सक्सीड नहीं हो सकता। तो गेव क्या होगा यहाँ पे? गेव अप, he gave up that he cannot succeed। ऑप्शन नंबर इसका जो 1 है वो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे होगा। gave in, gave out, gave off नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली गिव अप यानी गिव अप जो है, जिसको हमने गिव अप यूज किया है यहाँ पे पास्ट में, इट मींस टू क्विट और टू स्टॉप ट्राइंग समथिंग। गिव इन का मतलब होता है किसी चीज में सरेंडर कर देना, खुद को सरेंडर करना किसी के सामने गिव इन हो जाता है। गिव आउट होना यानी किसी को डिस्ट्रीब्यूट करना कोई चीज। गिव ऑफ यानी किसी चीज को रिलीज करना, जैसे कि कोई स्मेल है, कोई हीट है, कोई लाइट है, तो अगर कोई चीज रिलीज हो रही है तो हम गिव ऑफ यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे एप्ट आंसर था गिव अप करना। ठीक है, नेक्स्ट है द सोल्जर डिसाइडेड टू क्विकली फायर बैक एट द एनिमी। यहाँ पे एरर बताना है कि कौन से पार्ट में एरर होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा इसको सोच सकते हैं कि व्हाट विल बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू। एंड आई होप कि आप लोगों को एक आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह के जो आपके प्रश्न हैं वो आपके यहाँ पे पूछे जा चुके हैं पहले। ठीक है, सो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो द सोल्जर डिसाइडेड, तो यहाँ पे टू क्विकली फायर नहीं होगा, टू क्विकली फायर नहीं होगा, है ना। द सोल्जर डिसाइडेड टू फायर क्विकली होना चाहिए, थोड़ा सा उल्टा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो था 13 क्वेश्चन का रॉन्ग था। टू फायर क्विकली विल बी राइट, नॉट टू क्विकली फायर। ठीक है, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है कुड आई आस्क योर फेवर टू लेंड मी सम मनी। तो
कुड आई आस्क योर फेवर टू लेंड मी सम मनी। तो कुड आई आस्क योर फेवर की जगह हम क्या यूज करते हैं, कुड आई आस्क यू अ फेवर। तो इसको हम सही करके लिखेंगे कि कुड आई आस्क यू अ फेवर टू लेंड मी सम मनी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अच्छा, तो ये है एक्सप्लेनेशन, यू कैन रीड इट लेटर, आई विल शेयर द पीडीएफ एज वेल, तो यू कैन जॉइन टेलीग्राम। नेक्स्ट है दीज डेज आई एम वर्किंग वेरी हार्ड। इसमें आपको बताना कौन सा टेंस यूज किया, तो आपके टेंसेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल सा सेंटेंस दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा टेंस है। इससे रिलेटेड आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो These days I'm working very hard, कि इन दोनों में बहुत ज्यादा काम कर रही है ना। तो ये कंटिन्यूअस टेंस है। जब आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वर्तमान में वो कार्य चल रहा है अभी, ऑनगोइंग कोई प्रोसेस में कोई काम है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा 15 क्वेश्चन के लिए राइट। इसके बाद नेक्स्ट टेंस बताना है कि बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। सो यहाँ पे बाय नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन यूज हो रहा है, आईएनजी यूज हो रहा है। तो सिंपल फ्यूचर होगा नहीं, फ्यूचर परफेक्ट है नहीं, फ्यूचर कंटिन्यूअस है नहीं। यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे टाइम की भी बात कर रहे हैं कि वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years की बात हो रही है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, ओके। जैसे ये एक आपके समझने के पर्पस से ये ऐड किया है मैंने। कुछ रूल्स हैं एंड कुछ एग्जांपल्स हैं, सो दैट यू कैन वॉच, यू कैन रिवाइज इट। जैसे यहाँ जब भी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं, यानी कि कोई एक्शन जो था वो पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में कंटिन्यू है, एंड इट विल स्टिल बी गोइंग ऑन एट द स्पेसिफिक पॉइंट इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में भी वो चीज आपका जारी रहेगा। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँ कि बाय 2026 शी विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, यानी उसने पहले शुरू किया, प्रेजेंट में भी कर रही है और मे बी वो फ्यूचर में भी रहेगा। ठीक है, सो इस तरह से हम यूज करते हैं। तो विल और शैल का यूज करके हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और टाइम का हम यहाँ यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फ्यूचर सिंपल अगर हम बात करें तो शी विल या शैल यूज होता है, वर्ब की बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगी कि शी विल अराइव टुमारो। फ्यूचर परफेक्ट में हैव के साथ हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम यहाँ पे आईएनजी यूज करेंगे कि आई विल बी स्टडीइंग टुमारो, आई विल बी स्टडीइंग। तो ये कुछ बेसिक पैटर्न है जो आपको ध्यान में रखना है, सो दैट अगर कोई भी सेंटेंस पूछा जाता है तो आप ये इजीली आप आंसर को देख पाएं कि क्या इसका राइट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपको बॉयज से पूछा जाता है कि शी हैज रेज्ड द मैटर विद हिम, तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि आपका बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हमेशा आपका पैसिव बनता है जब भी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट कर देते हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट पहचानो इसमें क्या है। तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, रेज्ड आपका मेन वर्ब हो गया। शी रेज्ड व्हाट, जो आपको व्हाट और हूम का आंसर करता है वो आपको ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शी रेज्ड व्हाट, व्हाट का आंसर कर रहा है कि उसने क्या रेज किया, मैटर को रेज किया है ना, व्हाट का आंसर मिल रहा है। यानी यहाँ पे जो मैटर है वो ऑब्जेक्ट है और द क्या है यहाँ पे आर्टिकल है जो नाउन के साथ लगता है। ठीक है, तो द मैटर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट कर देंगे, तो ये होगा नहीं, 4 वाला आप हटा दो 17 क्वेश्चन में। अब द मैटर हो गया, अब शी हैज रेज्ड। अब आपको पता है कि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज हुई है, तो जो आपका हैज हैव के साथ जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है, उसमें जो बी की फॉर्म होती है वो आपका कैसे यूज होता है, बीन यूज होता है। बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जो बी की फॉर्म है वो बीन हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, इस टेंस में। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। द मैटर हैज बीन रेज्ड, बीन आ गया बी की फॉर्म और रेज्ड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर हैज बीन रेज्ड विद हिम बाय हर, बाय हर आ गया यहाँ पे। शी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे शी सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया बाय हर हो गया। ठीक है, सो ये आपका था बेसिक सा जब हम एक्टिव पैसिव में हम इसको चेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये आपका एक चार्ट है जो मैंने अटैच किया है, यू कैन रीड दिस लेटर। जैसे आपका डू डज में दिया है कोई भी सेंटेंस, तो इज एम आर हो गया, ये बी की फॉर्म है बेसिकली, है ना। बी की फॉर्म कहाँ आ रही है, तो यहाँ पे बी की फॉर्म बीइंग है। बीइंग कब आती है बी की फॉर्म, जब हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहे हैं।
फिर यहाँ भी वही सेम चीज़ है, पास्ट में भी हम वही यूज करते हैं, थोड़ा बहुत चेंज है, ठीक है। तो वीडियो आप देख लोगे, थोड़ा बहुत आप टॉपिक प्रिपेयर कर लोगे तो आपको ये आसान लगेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और आपका पूछा गया था वॉइस का क्वेश्चन है कि विल यू अटेंड द पार्टी। अब ये आप देखेंगे कि फ्यूचर टेंस में है, इंटेरोगेटिव है, तो वॉइस में हम पूरा टेंस में चेंज नहीं करते हैं, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, जैसे हम अभी करते आ रहे थे, ठीक है। तो विल यू अटेंड द पार्टी, सो विल द पार्टी क्या हो जाएगा, बी की फॉर्म आएगी और मैंने बोला वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लो, ठीक है। बी यहाँ पे नहीं है, इस वाले में इसको आप हटा दीजिए। विल द पार्टी बी अटेंडेड बाय यू, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी हटा रखा है इन्होंने, तो आंसर क्या बनेगा इसका, डी बनेगा। विल द पार्टी बी अटेंडेड बाय यू। क्वेश्चन मार्क क्यों है यहाँ पे, क्योंकि वॉइस में क्वेश्चन मार्क हम नहीं हटाते हैं जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं, जब हम नरेशन वाला क्वेश्चन करते हैं, जब हम टेंसेस में पूरा बदलाव लाते हैं, तब हम वहां पे फुल स्टॉप लगाते हैं जब हम नरेशन कर रहे हैं। बट ये हमारा वॉइस का क्वेश्चन था, तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। सो ये बेसिक बात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेपुटेशन। रेपुटेशन का आपको बताना है सिमिलर मीनिंग क्या होगा, तो रेपुटेशन का सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, फेम होना, ठीक है, ऑप्शन सी। बाकी एडमिरेशन, रिगार्ड, रिप्रोच, इसके मीनिंग भी देख लेते हैं हम लोग क्या होना चाहिए। तो जब हम एडमिरेशन की बात करते हैं, एडमायर करना किसी को, यानी किसी को रिस्पेक्ट देना, किसी को अप्रिशिएट करना, एस्टीम बढ़ाना किसी को अप्रूवल देना। एडोरेशन हमने देखा था ना, एडोरेशन करना है, एडमायर करना। एंटोनिम हो जाएगा किसी को डिसडेन करना, मतलब अगर किसी को आप एडमायर कर रहे हो तो उसका उल्टा क्या है, किसी को डिसडेन करना, या किसी को क्रिटिसाइज करना, या किसी को स्कॉन करना। हार्टेड है या कंडेमनेशन है। रिगार्ड का मतलब होता है रिस्पेक्ट, कंसिडरेशन, रिकॉग्निशन, या किसी को ऑनर देना। इसका उल्टा है नेग्लेक्ट करना या डिसरिस्पेक्ट करना, इग्नोर करना। रिप्रोच का मतलब होता है किसी को ब्लेम करना। रिप्रोच का सिमिलर अगर पूछा जाए, रिप्रोच मींस ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, स्कॉल्ड करना, ये सब आपका रिप्रोच का सिमिलर है। एंटोनिम हो जाएगा किसी को प्रेज करना, कॉम्प्लीमेंट देना, अप्रूव करना, ऑनर करना, एनकरेज करना, ठीक है। सो ये सब वैसे देख लोगे तो मतलब रटना कुछ नहीं है इसमें, रटने वाला कोई चीज है नहीं। जैसे बार बार मैंने बोला वोकैबुलरी पोर्शन है, इस तरह से आप देखेंगे, बार बार वर्ड को कोशिश करेंगे सेंटेंस में यूज करने की, या आपको समझेंगे जनरल, इन जनरल तो ज्यादा आपको याद होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है सिमिलर मीनिंग फैनेटिकल का। तो फैनेटिकल का सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, एक्सट्रीमिस्ट, ट्रेडिशनल, एडमायरर या फॉलोअर। तो फैनेटिकल का सिमिलर होता है एक्सट्रीमिस्ट, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाना, बहुत अति कर देना किसी चीज की। जैसे तो देख लेते हैं, जैसे एक्सट्रीमिस्ट का आप अगर देखें तो रेडिकल भी हो सकता है, जीलॉट भी हो सकता है, मिलिटेंट हो सकता है, रिवोल्यूशनरी हो सकता है, ठीक है, फंडामेंटलिस्ट हो सकता है। इसका एंटोनिम हो जाएगा मॉडरेट, बैलेंस्ड, रीजनेबल। ट्रेडिशनल का सिनोनिम क्या है, कन्वेंशनल, कस्टमरी है, ऑर्थोडॉक्स है, एस्टैब्लिश है, हेरिटेज है, ये सिमिलर है। ट्रेडिशनल का उल्टा मॉडर्न है ना, तो ये बेसिक चीजें हैं। एडमायरर मतलब किसी को सपोर्ट करना, एंथुसियास्ट होना, डिवोटी होना, फैन होना किसी का, वर्शिप करना किसी को। इसका एंटोनिम है क्रिटिक करना, ओपोनेंट, किसी के विरोध में, या डिट्रैक्टर होना, डिसबिलीवर होना, ये सब एडमायरर के एंटोनिम है। फॉलोअर का इसी तरह डिसिपल है, डिवोटी है ना, ये सब आपके कुछ वर्ड्स हो गए। और एंटोनिम बोला जाए तो ओपोनेंट में होना, रेबेल होना, विद्रोही होना, है ना, चैलेंजर बनना या लीडर हो जाना, ये सब आपका एंटोनिम हो सकता है फॉलोअर का। तो यहाँ पे आंसर था फैनेटिकल का क्या होता है, एक्सट्रीमिस्ट होना। नेक्स्ट में आपको बताना है शाय का ऑपोजिट। तो शाय इंसान यानी जो बहुत शर्मीला है ना, तो इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, प्लेंटीफुल बनेगा, सिविलाइज्ड है, नीडी है, या इम्प्यूडेंट है। इम्प्यूडेंट होता है शाय का ऑपोजिट, ठीक है। शाय मतलब शर्मीला, इम्प्यूडेंट जो शर्मीला ना हो, इस तरह से बहुत सारा मीनिंग है, आगे देख लेते हैं। जैसे मान लो इस तरह का वर्ड आ जाएगी प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मतलब कोई चीज बहुत प्रचुर मात्रा में, प्लेंटी बोलते ना कि वी हैव प्लेंटी ऑफ हाउसेस। तो प्लेंटीफुल यानी एबुडेंट में होना, कोई चीज बहुत भरपूर मात्रा में कोई चीज होना, एबुडेंट बोलते हैं। एम्पल होना, जैसे मैं बोलूँ कि वी हैव एम्पल अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे पास।
बॉन्टफुल होना या ओवरफ्लोइंग होना, कॉपियस होना, ये सब वर्ड्स हैं, ये आ सकते हैं आपके एग्जाम में, इनको ध्यान रखिएगा। प्लेंटिफुल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? किसी चीज की कमी है, इनसफिशिएंट है, कोई चीज बहुत लिमिटेड है ना। सिविलाइज का कल्चर होना, रिफाइंड होना, पॉलिश्ड होना, जो कोई इंसान बहुत सिविलाइज है तो यानी बहुत एजुकेटेड है, सोफिस्टिकेटेड है, तो उस तरह से हम यूज करते हैं सिविलाइज को। और नीडी मतलब पुअर हो सकता है, नीडी का उल्टा वेल्दी हो सकता है, तो ये बेसिक वर्ड्स है। इम्प्यूडेंट का क्या था? इम्प्यूडेंट का अगर आपसे सिमिलर पूछ ले कि इसका जो समानार्थी है वो बताइए, तो रूड होना। इम्प्यूडेंट मींस रूड, इंसोलेंट, बोल्ड या डिसरिस्पेक्टफुल है या ब्राज़न है। एंटोनिम इसका शाय हो जाएगा, बहुत मॉडेस्ट इंसान है, बहुत शाय है, बहुत हम्बल है, बहुत पोलाइट है, कॉर्टियस है। तो इम्प्यूडेंट का ये सब आपके क्या है? एंटोनिम है। ठीक है, सो आई होप कि क्लियर हो गए होंगे सारे वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताना है सोबर का आपको ऑपोजिट। सोबर का ऑपोजिट क्या होता है? एक्साइटेड, ओपन, स्ट्रॉन्ग एंड नोटोरियस। तो सोबर का ऑपोजिट यहाँ पे क्या बनेगा? तो बेसिकली सोबर का यहाँ पे बनेगा एक्साइटेड। वैसे तो सोबर का मतलब ये होता है कि जो जैसे कोई अगर ड्रिंक नहीं करता, अल्कोहल नहीं करता ना, इंटॉक्सिकेंट है कोई इंसान, तो उसको हम सोबर बोल देते हैं। बट यहाँ पे इस केस में एक्साइटेड हो जाएगा सोबर का। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। यहाँ पे ओपन तो आपको पता है, कोई इंसान जो है बहुत फ्रैंक है, एक्सपोज्ड है, ट्रांसपेरेंट है, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, बहुत फ्रेंडली है, तो ओपन इसको हम बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब पावरफुल है ना। रोबस्ट है, रोबस्ट का मतलब ये होता है स्ट्रॉन्ग होना, स्टर्डी होना। नोटोरियस मतलब इनफेमस या मान लो कि इल फेम्ड इंसान है, बहुत डिसऑनरेबल इंसान है। ठीक है, तो यहाँ पे सोबर का सबसे जो एप्ट वर्ड था वो क्या था? एक्साइटेड, बीइंग एक्साइटेड। नेक्स्ट बताना है आपको करेक्ट सेंटेंस, इसको हमें अरेंज करना है, क्या होना चाहिए। सो देख लेते हैं क्या होना चाहिए। सो देखते हैं। देखो यहाँ लिखा है कि अ न्यूक्लियर वेपन फ्री आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट दैट देन व्हाट देन। ओके, सो पहले कि न्यूक्लियर वेपन, एक बार हम इसको करके देखते हैं, है ना। तो आर द प्रोस्पेक्ट से हम कोई भी सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, फर्स्ट वाला। सेकंड है यहाँ पे कि एनवायरनमेंट, उसके बाद है एनवायरनमेंट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट देन, ये भी नहीं होगा, कोई इसका सेंस नहीं है इस बात में। फिर है कि व्हाट देन, डी, फिर आएगा व्हाट देन आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन फ्री एनवायरनमेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको ये मीनिंगफुल लग रहा है। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन है कि न्यूक्लियर वेपन फ्री एनवायरनमेंट आर द न्यूक्लियर वेपन फ्री एनवायरनमेंट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट देन, ये नहीं होगा। सो यहाँ पे आप देखेंगे सारे ऑप्शन को अगर आप लगा के भी देखेंगे, अरेंज करके भी देखेंगे, तो सी सबसे इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको अरेंज करना है, तो सेंटेंस अरेंजमेंट के काफी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो इसमें देखते हैं क्या होना चाहिए 24 में। सो 24 में देखो क्या है, पहले तो इसको हम करके देखते हैं जैसे अभी हमने किया। तो जैसे पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला है कि फ्रेम ऑफ माइंड यानी डी, फ्रेम ऑफ माइंड इट इज एन ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगा, क्योंकि फ्रेम ऑफ माइंड के बाद हमने इट इज स्टार्ट किया है। नो, उसके बाद है वी शुड जज थिंग्स, फ्रेम ऑफ माइंड ये भी नहीं होगा, नॉट सी। 24 में अब बचे दो ऑप्शन। फिर है आपका दैट वी शुड जज थिंग्स, नो, इसका वन होगा BDAC। अब BDAC का कैसे होगा? जैसे इट इज एन ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, बी, उसके बाद फ्रेम ऑफ माइंड, इट इज एन ऑप्टिमिस्टिक फ्रेम ऑफ माइंड दैट वी शुड जज थिंग्स। ठीक है, सो ये आपका सेंटेंस अरेंजमेंट होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट है नरेशन। आपको बताना है द टीचर सेड व्हाई हैव यू नॉट डन योर होमवर्क। अब आप देखो नरेशन जब हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो
आप देखेंगे कि यहाँ पे WH वर्ड भी दिया है, इसका अलग पैटर्न होता है जब हम नरेशन करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड यहाँ यूज किया गया है यहाँ पे। सो द टीचर सेड की जगह क्या होगा, आस्क्ड होगा, सभी में दिया है, ठीक है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई, अब यहाँ पे शी होगा, ही होगा, क्या होना चाहिए। तो जब भी हम यहाँ पे नरेशन चेंज करते हैं तो why have you not done your homework, तो जब हम have not यूज कर रहे हैं तो have का क्या बनेगा, had बनेगा, ठीक है। तो had not done her homework, had not done his homework, had not done his homework या फिर she। तो यहाँ पे आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर C फॉर दिस क्वेश्चन। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क, ठीक है। ही के साथ हर नहीं आएगा, ये गलत है, और ये भी गलत है। ऑप्शन 1 एंड 2 तो पूरे गलत है क्योंकि हमने प्रोनाउन में गलती की है यहाँ पे। ऑप्शन सी विल बी राइट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे वर्ब को देखें तो सेड आस्क में चेंज हो गया क्योंकि क्वेश्चन था। यू चेंज हो जाएगा ही में क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि स्टूडेंट मेल है। और हैव नॉट डन प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होता है, नरेशन में पास्ट परफेक्ट, तो हैड नॉट हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क जो है नो क्वेश्चन मार्क इन इनडायरेक्ट स्पीच। सो यहाँ पे आई थिंक यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए, ये थोड़ा सा आई थिंक मिस्टेक हुआ है। फुल स्टॉप होता है जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच पे चेंज करते हैं, हमेशा फुल स्टॉप लगा देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे हो रही थी बिकॉज पहले मैंने यही बोला था कि जब हम नरेशन करते हैं तो जो भी इंटरोगेटिव में आप क्वेश्चन पूछते हो वो आप चेंज करके फुल स्टॉप में उसको सिंपल सेंटेंस उसको आप यूज करते हो। तो दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट नाउ, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम सेशन को कंप्लीट खत्म करते हैं। आई होप कि आज की क्लास में आप लोगों को सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, दिस प्लान विल गो, तो विल गो क्या होगा यहाँ पे, आई थिंक वी हैव डन दिस क्वेश्चन इनटू गो इनटू विद द फार्मर्स, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। आई थिंक हाँ वो दूसरा क्वेश्चन था। गो इनटू का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को हम प्रोसेस में ला रहे हैं, हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। गो डाउन मतलब होता है टू एक्सेप्ट, गो अप मतलब किसी चीज को इंक्रीज करना, गो इन का मतलब होता है किसी प्लेस में एंटर करना। तो ये बड़े ही बेसिक से वर्ड है फ्रेजेस से जो आपके क्वेश्चन आए हुए थे। तो यहाँ पे होगा कि दिस प्लान विल गो इनटू विद द फार्मर्स। ओके, सो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन जो 26 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। 4 क्वेश्चन ऐड नहीं किया क्योंकि वो आपके पैसेज के आए हुए थे। पैसेज को मैं अलग सेक्शन में अलग वीडियोस में उसको मैं कवर करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इन केस इफ यू लाइक्ड दिस वीडियो सो मेक श्योर दैट यू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। एंड आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी प्लेलिस्ट का, ग्रामर वगैरह। आप देखना चाहते हैं अगर वीडियो तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ, आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।